नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के उन 3 बड़े आंदोलनों की जिन्होंने आज़ादी की दिशा ही तय कर दी। एग्जाम्स की तैयारी के लिए या हिस्ट्री को एक लॉजिकल तरीके से समझने के लिए ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। पहले हम इन 3 बड़ी मूवमेंट्स को समझेंगे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। उसके बाद एक मास्टर कंपैरिजन होगा और आखिर में सबसे ज़रूरी एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन समरी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 3 ग्रेट नेशनल मूवमेंट्स। अब देखिए, महात्मा गांधी ने रेजिस्टेंस का पूरा तरीका ही बदल दिया था। उनका सबसे बड़ा हथियार था सत्य और अहिंसा। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला देना। ये टाइमलाइन हमारी कहानी के 3 सबसे बड़े पिलर्स दिखाती है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन, ठीक 10 साल बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस और आखिर में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। आज़ादी का पूरा सफर इन्हीं 3 डेट्स के आसपास घूमता है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपने पहले आंदोलन की तरफ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920। ये आंदोलन ऐसे ही अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड का गुस्सा और खिलाफत आंदोलन का बड़ा रोल था। गांधी जी का लॉजिक यहाँ एकदम क्लियर था। ब्रिटिशर्स हम पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या था? सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दो। लोगों ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों को जलाकर स्वदेशी अपना लिया और कोर्ट्स या सरकारी नौकरियों से बिल्कुल किनारा कर लिया। शुरुआत तो बिल्कुल मास लेवल पर हुई थी, पूरा देश एक साथ खड़ा था। पर तभी 1922 में ये मूवमेंट अचानक से रोक दिया गया। क्यों? दरअसल यूपी के चौरी चौरा में एक प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। हम सब जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा को लेकर कितने स्ट्रिक्ट थे। जैसे ही उन्हें इस हिंसा का पता चला, उन्होंने बिना सोचे इस इतने बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो पिछले वाले से एक लेवल और ऊपर था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 आते आते अप्रोच काफी बदल चुकी थी। अब बात सिर्फ सहयोग ना करने की नहीं थी, बल्कि अन्याय करने वाले कानूनों को शांति से तोड़ने की थी। और इसके लिए चुना गया एक आम आदमी की सबसे बेसिक जरूरत को, नमक। ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और इंडियंस को अपना नमक बनाने से सख्त रोक दिया था। ये उनकी क्रूरता का सबसे बड़ा सिंबल बन गया, क्योंकि भाई नमक तो अमीर गरीब हर किसी को चाहिए ना। और यहाँ एंट्री होती है इस नंबर की, 240। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों। साबरमती आश्रम से दांडी तक की लगभग 240 मील की लंबी पैदल यात्रा, ये अपने आप में एक ऐसी ऐतिहासिक तपस्या थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ क्या? गांधी जी समंदर के किनारे पहुंचे, नमक बनाया और इस दमनकारी कानून को तोड़ दिया। एक कानून टूटा और पूरे देश में बाइकॉट की एक लहर दौड़ गई। हजारों लोग अरेस्ट हुए। लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुका जब तक कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन नहीं हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे अग्रेसिव और आखिरी फेज पर, क्विट इंडिया मूवमेंट। डेट थी 8 अगस्त 1942। दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन आजादी देने का कोई ठोस वादा वो कर नहीं रहे थे। बस देश के लोगों का सब्र यहाँ टूट गया। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ और सीधे शब्दों में ब्रिटिश रूल को एक क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया, भारत छोड़ो। इस ऐतिहासिक दिन पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने देश के बच्चे बच्चे में आग लगा दी। महात्मा गांधी का वो आइकॉनिक नारा, करो या मरो। हैरानी की बात ये थी कि अंग्रेजों ने तुरंत सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, पर क्या ये आंदोलन रुका? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, आम जनता ने इस मूवमेंट की कमान खुद संभाल ली और इस प्रचंड लहर ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिला कर रख दिया। ओके, अब वक्त है इस सब को एक जगह कंसोलिडेट करने का, मास्टर कंपैरिजन और लोकेशंस। ये स्लाइड सच में एक मास्टर चीट शीट की तरह है। तीनों मूवमेंट्स का एक डायरेक्ट आमने सामने कंपैरिजन। 1920 का नॉन कोऑपरेशन जलियांवाला बाग के कारण शुरू हुआ और चौरी चौरा वायलेंस पर खत्म।
1930 का सिविल डिसोबीडियंस अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ था और 1931 के गांधी इरविन पैक्ट के साथ रुका। वही 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इसने तो वर्ल्ड वॉर के दौरान सीधे आज़ादी की मांग रख दी और ब्रिटिश फाउंडेशंस को झकझोर कर रख दिया। इवेंट्स और डेट्स के साथ साथ ये कुछ की लोकेशंस और स्लोगन्स भी बहुत मैटर करते हैं। साबरमती से दांडी तक का वो सॉल्ट मार्च, चौरी चौरा की 1922 वाली घटना, मुंबई का वो गोवालिया टैंक मैदान जहां से क्विट इंडिया लॉन्च हुआ, और वो हमेशा याद रहने वाला नारा करो या मरो। अगर एग्जाम्स में स्कोर करना है तो इन नामों और जगहों को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। और आखिर में आते हैं अपने एसेंशियल एग्जाम रिव्यू समरी पर। देखते हैं कि आमतौर पर टेस्ट में क्या पूछा जाता है। एक सबसे कॉमन सवाल जो लगभग हर एग्जाम में आता है, 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक से क्यों वापस ले लिया गया था? थोड़ा सोचिए इस पर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 1922 का चोरी चौरा वायलेंस। गांधी जी की अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के प्रति कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने इतने मैसिव मूवमेंट को फौरन रोक दिया। ये एक एब्सोल्यूट एग्जाम फेवरेट फैक्ट है जिसे भूलना नहीं है। चलिए एक और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा मूवमेंट था जो स्पेसिफिकली नमक कानून यानी सॉल्ट लॉ को चैलेंज करके शुरू हुआ था? तो क्रूशियल पॉइंट ये है दोस्तों कि इसका जवाब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे 12 मार्च 1930 को 240 मील लंबे दांडी मार्च के जरिए शुरू किया गया था। सॉल्ट लॉ और दांडी मार्च का सीधा कनेक्शन 1930 के इसी मूवमेंट से है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए जरा, कैसे एक पूरी तरह से अहिंसक रणनीति ने दुनिया भर में फैले एक ग्लोबल एम्पायर को झुकने पर मजबूर कर दिया। सच में शांति और रेजिस्टेंस का ये अनोखा तरीका अपने आप में हिस्ट्री का सबसे तगड़ा लेसन है। उम्मीद है इस डीप डाइव में आपको एक क्लियर और सॉलिड पर्सपेक्टिव दिया होगा।